ऑन है। चेक। माइक चेक। आवाज अलग आ रही है माइक की। देख, चेक चेक। माइक चेक। अभी ठीक है? ओके, चेक। ठीक, चेक। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आवाज ठीक है क्या? ओके। So, few days back we started with a topic relating to performance of a contract. जो भी बातें अभी तक हमारी हुई है एक बार हम रिवाइज करते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात तो परफॉर्मेंस कैन बी ऑफ टू टाइप्स। साउंड सही नहीं लग रहा है यार मुझे। आप लोग कैसे ठीक है बोल रहे हो? हो रहा है ना? फिर हाँ क्यों बोला आपने? ठीक है। Okay. Performance can be of two types. Can you tell me the two types of performance? Actual performance and attempted performance. जिसकी जो जिम्मेदारी थी वो उसने पूरी कर ली है, इसको क्या कहते हैं? एक्चुअल परफॉर्मेंस। क्या कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा? और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस में आपने परफॉर्मेंस देने की कोशिश की है, but the other party has not accepted your performance. This is known as tender of performance, sometimes also known as attempted performance. Other party cannot sue you for non-performance. In fact, आप दूसरी पार्टी के अगेंस्ट केस फाइल करोगे for non-acceptance of the performance. Yes or no, guys? Usually, who is the one who performs the contract? The promisor himself.
But can the contract also be performed by the employee or the agent of the promisor? In fact, in case of death, the legal representatives are responsible to give the performance. सिर्फ अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है और लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं। कुछ रेयर केसेस में ऐसा भी देखा गया है दैट अ थर्ड पार्टी इज गिविंग द परफॉर्मेंस एंड सच अ परफॉर्मेंस इज एक्सेप्टेड बाय द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। तब ऐसे केस में अगर आपने थर्ड पार्टी का परफॉर्मेंस एक्सेप्ट किया है, आप प्रॉमिसर को स्यू नहीं कर सकते फॉर नॉन परफॉर्मेंस, क्योंकि आपने थर्ड पार्टी का परफॉर्मेंस ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया है। यस और नो गाइस? So these were the things that we had done till now. And yesterday there was also one more small concept that I had taught you all. Promisor ने परफॉर्मेंस नहीं दिया, तब क्या स्टैंड होगा? याद कीजिए वो सिंगर जिसको हमने फ्राइडे और सैटरडे शाम के लिए अपॉइंट किया था, उसने ही परफॉर्मेंस नहीं दिया, प्रॉमिसर ने ही परफॉर्मेंस देने से मना कर दिया। तब क्या स्टैंड होता है? तब लॉ मेकर कहते हैं कि यस, द प्रॉमिसी कैन टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। टर्मिनेट करने के बाद ऑब्वियसली जो भी डैमेजेस है वो आप डिमांड कर सकते हो, बट अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं किया बट यू शोड इंटरेस्ट इन द कंटिन्यूएंस ईदर बाय वर्ड्स और बाय योर कंडक्ट और व्हाटएवर यू वांटेड टू कंटिन्यू इट। आवाज में अभी भी प्रॉब्लम है, चेक कर लो। तो अब जब आप कंटिन्यू करते हो तब ऐसे केस में जितने समय के लिए नॉन परफॉर्मेंस था उतने समय के लिए आप डैमेजेस डिमांड कर सकते हो। यस और नो गाइस? सो दीज वर द ओनली थिंग्स दैट आई हैड डन yesterday and now we are moving ahead to a really very important concept, and that is joint promisors. पानी की बोतल देना। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉइंट promisors. पेज नंबर इज 87. हाँ, ऑफ कोर्स 1.87. और सुनो ना, आपको यहां पे पॉइंट नंबर 5 जॉइंट प्रोमिसर्स का कॉन्सेप्ट नजर आ रहा है? दिख अमर आवाज। और उसके बाद देयर इज अ स्मॉल टॉपिक रिलेटिंग टू सक्सेशन एंड असाइनमेंट। उसके बाद अगर आप वापस से देखोगे, लाइबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिसर एंड लाइबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिसी, ये टॉपिक शुरू हो रहा है 88 पे, 89 पे, इनफैक्ट 90 पे भी वो टॉपिक आया है, एंड तक आया है 90 तक। ये सब कुछ मैं एक साथ पढ़ाने वाली हूं। तो आज पूरे कॉन्सेप्ट्स रिलेटिंग टू जॉइंट प्रोमिसर्स, अगर समय मिले तो जॉइंट प्रोमिसीज भी आज ही कवर कर लेंगे। फिर कल वो एक छोटा सा टॉपिक बीच में ही आ गया था, सक्सेशन एंड असाइनमेंट, फिर वो कल करेंगे। उसका इस टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? तो सब कुछ होगा बट इन अ सीक्वेंस दैट आई हैव मेड। ओके, चलो लेट्स चेक इट आउट। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, जो एग्जाम्पल से मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने वाली हूं, वो एग्जाम्पल को लिखने के लिए मैं आपको बाद में सेपरेटली टाइम देती हूं। तो जब मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाती हूं, आई वुड रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू ऑल टू जस्ट पे अटेंशन ऑन द कॉन्सेप्ट। लिखना का काम आप बाद में भी कर सकते हो, बट समझने का काम बाद में दोस्तों से पॉसिबल नहीं होने वाला है। सो कॉन्सेंट्रेट ऑन द कॉन्सेप्ट। राइटिंग कैन बी डन एनी टाइम. If you did not finish it during the class hours, after the class also that can be completed. Priority should be on the concepts, not on the writing part. ठीक है? Okay. Joint promisors. नाम में लिखा है joint promisors. Joint promisors. So
एक से ज्यादा लोगों ने जब साथ में मिलके प्रॉमिस किया है, प्रॉमिसी को, एक ही प्रॉमिस और नहीं है, एक से ज्यादा लोग हैं जिन्होंने मिलकर क्या किया है, प्रॉमिसी को परफॉर्मेंस देने का वादा किया है, तो टुगेदर दे आर नोन एज जॉइंट प्रोमिसर्स। कल के एग्जाम्पल में आपने देखा था एक ही प्रोमिसर था और एक ही प्रोमिसी था। यहां पे क्या हुआ है, इन केस ऑफ अ जॉइंट प्रोमिसर देर इज मोर देन वन प्रोमिसर, देर इज मोर देन वन प्रोमिसर। सो टुगेदर इन लोगों को हम कहते हैं एज द जॉइंट प्रोमिसर्स। और ये जो जॉइंट प्रोमिसर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी जॉइंट एंड सेवरल होती है, उनकी लायबिलिटी जॉइंट एंड सेवरल होती है। व्हाट डू यू मीन बाय जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी? जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी का यह मतलब होता है कि आप अगर चाहो सभी के अगेंस्ट एक्शन ले सकते हो एज अ प्रोमिसी। अगर आप चाहो आप सभी के अगेंस्ट एक्शन ले सकते हो, और अगर सभी नहीं तो आप क्या कर सकते हो, किसी एक पर्सन के अगेंस्ट भी एक्शन ले सकते हो। दे आर टुगेदर द जॉइंट प्रोमिसर्स। तो आप चाहो तो सबके अगेंस्ट केस फाइल करो अगर परफॉर्मेंस नहीं हुआ है तो, या तो किसी एक को भी आप रिस्पॉन्सिबल जो है वो ठहरा सकते हो। वैसे डैमेजेस अगर डिमांड करना है, आप सबसे प्रोपोर्शनेटली डैमेजेस डिमांड करो, और अगर आपको सबके पास नहीं जाना है आप इंडिविजुअली किसी एक के पास भी जा सकते हो। एक प्रोमिसर नहीं है, देर आर मल्टीपल प्रोमिसर्स हु हैव गिवन द प्रॉमिस टुगेदर, दैट इज दे आर जॉइंट प्रोमिसर्स। तो आप चाहो तो किसी एक के पास जाओ या आप सभी के पास भी जा सकते हो। इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। आपके स्क्रीन के सामने आपको एक एग्जाम्पल नजर आ रहा होगा जहां पे क्या हुआ है इस केस में। देखिए जरा, ए, बी और सी ने तीनों ने मिलकर डी को वादा किया है, कुछ प्रॉमिस किया है। क्या प्रॉमिस किया है? एक्चुअली तीनों ने मिलकर ना डी से 30,000 रुपीज बोरो किए थे। तो आपको समझता है लेंडिंग और बोरोइंग का कॉन्सेप्ट बिटवीन अ लेंडर एंड अ बोरोअर। हु इज द क्रेडिटर एंड हु इज द डेटर? जिसने पैसा दिया है लेंडर। लेंडर कौन होता है? शिट यार, आपके बदले मुझे खिड़की से कूद जाना चाहिए। वर्चुअल स्टूडेंट्स आप लोग बताओ। रिधिमा कह रही मैम समझ नहीं आया, वापस समझाओ। बेटा समझाना शुरू ही नहीं किया है। आज पूरा 1 घंटा यही हम लोग पढ़ने वाले हैं, जॉइंट प्रोमिसर का कॉन्सेप्ट। आज पूरा 1 घंटे के सेशन के बाद आपको समझ में आएगा। कुछ समझाया ही नहीं, आप क्या समझोगे बेटा? तो आप मुझे यहां पे बताओ, बिटवीन अ लेंडर एंड अ बोरोअर, लेंडर कौन है? क्रेडिटर या डेटर? लेंडर इज द क्रेडिटर। उसने आज पैसा दिया है बट उसका पैसा आने वाला है। और हमारे जो डेटर है वो बोरोअर्स है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पैसे देने की। आई या नहीं बात समझ में? तो अब ऐसे केस में माय डियर फ्रेंड्स, हाँ गुड वर्चुअल स्टूडेंट्स, तो सुनो ना मेरी बात। ए, बी और सी तीनों ने मिलकर 30,000 रुपीज डी से लिए है। देखो, ए ने अकेले ने नहीं लिया है, ए ने, बी ने और सी ने तीनों ने मिलकर डी से 30,000 रुपीज लिए हैं। दे आर द जॉइंट डेटर्स। इन्होंने पैसा बोरो किया है, बोरोअर है वो लोग।
और वादा किया है कि हे मिस्टर डी, 1 महीने बाद हम आपको आपका पैसा लौटा देंगे, हम आपको आपका पैसा। उन्होंने इंडिविजुअली 30,000 नहीं लिए, तीनों ने मिलकर 30,000 रुपए लिए। 30,000 डी से जैसे ही आते हैं, ए 10,000 रखता है, बी 10,000 रुपए रखता है और सी 10,000 रुपए रखता है। अब देखो, सुनो मेरी बात, ए, बी और सी की लायबिलिटी जॉइंट है और सेवरल है। इसका क्या मतलब हुआ? पहले तो डी क्या कर सकता है? ए से 10,000, बी से 10,000 और सी से 10,000 रुपए ले सकता है। ऑप्शन नंबर 1, डी के पास पहला ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? ए से 10,000, बी से 10,000 और सी से 10,000 रुपए ले सकता है। ऑप्शन नंबर 1। बट बिकॉज दे आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल टू ईच अदर, डी क्या कर सकता है? बस ए के पास जाएगा और ए को कहेगा मुझे मेरे पूरे के पूरे 30,000 रुपए दे दे, और ए को 30,000 रुपए देने पड़ेंगे। ए को 30,000 रुपए, ए को पूरे के पूरे। ये बात अलग है कि ए डी को 30,000 रुपए दे देगा, बट बाद में ए बी से 10,000 रुपए और सी से 10,000 रुपए रिकवर कर लेगा। बट अगर आप डी के नजरिए से देखो, बिकॉज द लायबिलिटी इज जॉइंट एंड सेवरल, या तो वो सभी के पास जाए या तो एक ही के पास जाके पूरा पैसा रिकवर कर ले। दिस इज एन ऑप्शन दैट इज गिवन टू मिस्टर डी। और जिसके पास वो गया है, इस एग्जाम्पल में ए के पास, वो लायबल होगा पूरा का पूरा पैसा देने के लिए। गेटिंग दिस और नो? बट क्योंकि इनकी आपस में भी लायबिलिटी बनती है, इसीलिए ए बी से 10,000 रुपए ले सकता है और सी से भी 10,000 रुपए ले सकता है। तो जिसकी पोजीशन जैसी होनी चाहिए थी, क्या वैसी हो जाएगी? अरे हाँ या ना? बोलो ना। और कॉन्ट्रैक्ट अगर चुप है, मतलब साइलेंट है, तो लॉ मेकर कहते हैं उनकी जो लायबिलिटी होती है वो इक्वल होती है। उनकी जो लायबिलिटी होती है वो इनफैक्ट, कल जाके अगर इस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लॉस हुआ तो ये लॉस भी इक्वली बेयर किया जाता है। ये लॉस भी इक्वली बेयर किया जा सकता है। आप कहोगे मैम लॉस कैसे हो सकता है? अज्यूमिंग कोई एक पार्टी इंसॉल्वेंट हो गई, हो सकता है? हो सकता है क्या? जितना उससे पैसा रिकवरेबल है उतना तो वो दे देगा, बाकी तो लॉस हो गया। बट मिस्टर डी को 30,000 तो मिलेगा ही, और जो लॉस हुआ है ना, बाकी के पार्टीज बेयर करेंगे इन एन इक्वल प्रोपोर्शन। बट वो आगे अगर आप देखोगे, केस नंबर 2 है, केस नंबर 3 है, केस नंबर 4 है, केस नंबर 5 है। आज का पूरा सेशन एक ही कॉन्सेप्ट पे होने वाला है, एंड दैट इज जॉइंट प्रोमिसोस। तो रिधिमा जैसे प्लीज सवाल मत पूछना मैम समझ में नहीं आया, ठीक है? 1 घंटे के बाद आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। भले ही वर्ड 2 ही है, जॉइंट प्रोमिसोस, बट इसमें पूरी गहराई है, पूरी अपनी दुनिया है। सो इट्स गोइंग टू टेक टाइम, ओके? एंड स्टेप बाय स्टेप वो होने वाला है। तो अगर कोई सवाल आता भी है आपको, बहुत जोर से आ रहा है मैम, बहुत जोर से सवाल तो प्लीज अपने आप को उधर ही रोक लेना, ठीक है? सेशन के बाद अगर आपको फिर भी लगता है दैट द डाउट इज नॉट येट रिजॉल्व, तब आप पूरे हक से मुझे सवाल पूछ सकते हो। तब तक आप लोग मुझे डिस्टर्ब नहीं करोगे, ठीक है? ना ही आप लोग, ना ही वर्चुअल स्टूडेंट्स। आ जाइए। संचित को कोई प्लीज संभालो,
संचित कह रहा है बाप रे 5 केसेस मेरे को चक्कर आ रहे हैं। कितना ओवर एक्टिंग यार। पानी पी लो बेटा। क्लास में बैठा है क्या संचित? नहीं ना, वर्चुअल स्टूडेंट है ना। ओके चलो, मजा आएगा पढ़ के। इट्स वेरी इजी, डोंट वरी। हाँ, तो केस नंबर 1 चलो बताइए मेरे को। जॉइंट प्रोमिसर्स, एक से ज्यादा प्रोमिसर हुआ तो टुगेदर दे आर नोन एज जॉइंट प्रोमिसर्स। जॉइंट प्रोमिसर्स की लाइबिलिटी कैसी होती है? जॉइंट एंड सेवरल। आर दे लायबल टू पे इन एन इक्वल प्रोपोर्शन? कल जाके कुछ लॉस हुआ तो लॉस भी बेयर होगा इन एन इक्वल प्रोपोर्शन। एक बात बताओ मुझे, अगर क्रेडिटर चाहे, क्रेडिटर मतलब प्रोमिसी, क्या सारे जॉइंट प्रोमिसर के पास जाके पैसा रिकवर कर सकता है? बट अगर उसकी इच्छा है किसी एक के पास भी जाके क्या पूरा का पूरा पैसा रिकवर किया जा सकता है? जहां तक एक प्रोमिसर और वो प्रोमिसी की बात है, पूरा पैसा एक से रिकवर किया जा सकता है। वो बात और है कि बाद में ये बंदा बाकी लोगों से अपना प्रोपोर्शनेट शेयर रिकवर कर लेगा, बट प्रोमिसी को तो उसको पूरा का पूरा पैसा लौटाना पड़ेगा। इनफैक्ट लॉ मेकर तो ये कहते हैं कि किसी एक प्रोमिसर की अगर डेथ भी हो गई, से फॉर एग्जाम्पल, सुनो ना मेरी बात, जॉइंट प्रोमिसर्स कौन 3 लोग हैं? ए, बी एंड सी। से फॉर एग्जाम्पल ए की डेथ हो गई, ए का लीगल रिप्रेजेंटेटिव along with B and C will make the payment to Mr. D. आपने परसों के सेशन में पढ़ा था, डेथ की वजह से आपकी लाइबिलिटी खत्म हो जाती है क्या? आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्मेंस देने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। अरे हो कि नहीं? बट आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, ए का लीगल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनली लायबल नहीं होता है। ए कि कुछ तो एसेट्स उसने इनहेरेंट की होगी, पापा की डेथ हो गई, अब बेटा जिम्मेदार है पेमेंट देने के लिए, बट बेटे को पर्सनल लेवल पे पेमेंट देने की जरूरत, पापा से जो उसने एसेट्स इनहेरेंट करी है उससे पेमेंट दिया जाएगा। आई कुछ बात समझ में? तो ए का लीगल रिप्रेजेंटेटिव along with B and C will make the payment to Mr. D. अच्छा, क्या ऐसा भी हो सकता है ए और बी दोनों की डेथ हो गई? हो सकता है। फिर क्या होगा? दोनों की लीगल रिप्रेजेंटेटिव along with C will make the payment to Mr. D. क्या ऐसा भी हो सकता है तीनों की भी डेथ हो गई तो तीनों के भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल हो गए पेमेंट देने के लिए टू मिस्टर डी? सभी, व्हाई आर यू टॉकिंग अमंगस्ट ईच अदर? किससे बात कर रहे हो आप? किसको स्माइल दे रहे हो आप? तो फिर किसको देख के ब्लश कर रहा? यहां पे स्क्रीन के पास देखो, उधर नहीं। ओके, सुनो मेरी बात। जब तीनों भी प्रोमिसर्स की डेथ हो जाती है तो तीनों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स मिलकर हमारे प्रोमिसी को पेमेंट रिटर्न करेंगे। बट सभी जॉइंट प्रोमिसर्स की जब डेथ होती है ना, और उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स जब पिक्चर में आते हैं, उसको कहते हैं डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लायबिलिटी। क्या कहते हैं? डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लायबिलिटी। बिकॉज नाउ हम लोग
पापा से रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटे को शिफ्ट कर रहे हैं सभी के केस में, इसलिए उसको लीगल टर्म्स में कहते हैं डेवल्यूशन ऑफ जॉइंट लायबिलिटी। यस और नो गाइस? चलो वापस से मैं सवाल पूछती हूँ, फिर आप केस 1 लिख लो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। एक से ज्यादा प्रोमिसर होते हैं तो टुगेदर दे आर नोन एज, मेरे एग्जाम्पल में 3 है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, हाँ ठीक है, 100 भी हो सकते हैं। एक से ज्यादा एनी नंबर इज जॉइंट प्रॉमिस, दे आर jointly and severally liable to make the payment. Usually payment वो लोग repay करेंगे in an equal proportion if there is nothing agreed between them. अरे हाँ या ना? मतलब अगर ये 30,000 रुपए उन्होंने jointly borrow की है, इसका मतलब हुआ है A 10,000, B 10,000, C 10,000. अगर उन्होंने और कुछ अग्री किया है तो उस हिसाब से होगा। वो कॉम्प्लिकेशंस बाद में हम धीरे धीरे ऐड करते जाएंगे 5वें केस तक, थोड़ा थोड़ा लेवल अप लेवल अप लेवल अप, है ना। बट करंटली अभी तो यही मानेंगे 30,000 लिए, 10 10 10 ए बी एंड सी, तो ए 10 देगा, बी 10 देगा, सी भी 10,000 देगा। बट अगर डी की मर्जी है वो ए के पास भी जा सकता है, सिर्फ बी के पास भी जा सकता है, या सिर्फ सी के पास भी जा सकता है। जिसके पास भी गया है, सपोज वो ए के पास ही गया है, ए से क्या पूरा का पूरा 30,000 रुपए मांग सकता है, और ए की क्या जिम्मेदारी है पूरा पेमेंट देने के। बाद में ए बी से 10 और सी से 10,000 रुपए रिकवर कर ही लेगा, हाँ है ना। किसी एक जॉइंट प्रोमिसर की डेथ होती है, क्या खत्म हो जाएगी उसकी लाइबिलिटी? उसका लीगल रिप्रेजेंट along with the survivors will make the payment to the promisee. सभी की डेथ हो गई, सभी के वेरी गुड लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स पेमेंट देंगे। इसको लीगली क्या टर्म होता है? डेवल्यूशन ऑफ जॉइंट लायबिलिटी। सभी लोग मिलकर ये 30,000 रुपए डी को देंगे। यस और नो गाइस? लिख लीजिए केस नंबर 1 आपके नोटबुक में लिखना, बिकॉज बहुत सारे केसेस है, स्टिक नोट पे पॉसिबल नहीं होगा। लेक्चर्स यूट्यूब पे चल रहे हैं यार। हाँ बोलो ना। होगा, केस नंबर 2 में होगा, रुक जाओ। मैंने आपको बोला ना, आपको डाउट आ रहा है तो रुक जाइए, आप थोड़ा सा संभाल लो अपने आप को। हेडिंग क्या दिया आपने? कुछ भी हेडिंग नहीं दिया अभी तक आपने। Feel me, oh feel me, shining in the setting sun like a pearl upon the ocean. Come and heal me, oh heal me. Thinking about the love we're making and a life we're sharing. Come and feel me, oh feel me, shining in the setting sun like a pearl upon the ocean. Come and feel me, come on heal me. तेरा जो इकरार हुआ, तो क्यों ना मैं भी कह दूं, हुआ मुझे भी प्यार हुआ। तेरा होने लगा हूँ, होने लगा हूँ, जब से मिला हूँ। तेरा
Done? Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean. Come and heal me, oh heal me. वैसे तो मन मेरा पहले भी रातों में अक्सर ही चाहत के हाँ सपने संजोता था, पहले भी धड़कन ये धुन कोई गाती। डेवोल्यूशन का मतलब नहीं पता है क्या आपको? अब जो हो डेवोल्यूशन, एक मिनट सुन लो, किसी वर्चुअल बच्चे का मैसेज आया, डेवोल्यूशन मतलब क्या? डेवोल्यूशन मतलब आपकी जो राइट्स है, आपके जो पावर्स है या आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी और को ट्रांसफर होना, मतलब डेवोल्यूशन। तो जहां पे एक की पहली जिम्मेदारी थी 10,000 रुपए देने की, अब उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव की जिम्मेदारी हो जाएगी, तो डेवोल्यूशन हो रहा है। यहाँ पे राइट का नहीं हो रहा है डेवोल्यूशन, लाइबिलिटी का हो रहा है, इसलिए डेवोल्यूशन ऑफ लाइबिलिटी। बट लाइबिलिटी सिंगल नहीं है, जॉइंट है, इसीलिए हेडिंग आ गया डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटी। होने लगा हूँ, होने लगा हूँ, जब से मिला हूँ। डन? कॉन्सेप्ट आज ही खत्म करना है, पार्टी कल होगी बेटा, कॉन्सेप्ट आज होगा। आंखों से छू लूं के बाहें तरसती हैं, बस है, दिल ने गाना ऐसा है ना, इच्छा ही नहीं होगी बंद करने की। अब तो चले आओ, आओ। अभी दूसरे केसेस भी है ना बेटा, तब बाकी का गाना सुन लेना। ओके सुनो, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। Case number 2 is relating to release of a particular joint promisor. मैंने फैक्ट्स को सेम ही रखा है बिकॉज आई वांटेड टू इंट्रोड्यूस अ न्यू कॉन्सेप्ट। नहीं तो अगर क्वेश्चन भी बदल दूंगी, कॉन्सेप्ट भी नया ला लूंगी, सब बाउंसर जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है, दैट इज व्हाई आई एम कीपिंग द फैक्ट्स एज द सेम, जस्ट वन एडिशनल थिंग टू बी एडेड। तो सेम है, ए बी सी दोनों मतलब तीनों ने मिलकर क्या किया है, 30,000 रुपए डी से बोरो किए हैं। तो ऑब्वियसली इंडिविजुअली ए की लाइबिलिटी 10,000, बी की लाइबिलिटी 10,000 और सी की भी लाइबिलिटी 10,000 रुपए। आर दे जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल? ओके। जब रीपेमेंट का समय आया, डी ना सी के पास गया पेमेंट डिमांड करने के लिए। डी जो है सी के पास गया पेमेंट डिमांड करने के लिए, बट डी रियलाइज्ड अरे सी तो उसके बचपन का दोस्त है, इतने सालों बाद मिला है, अब कहां पैसों की बात करें। तो ऐसे करके डी ने सी को रिलीज कर दिया फ्रॉम पेमेंट। डी ने सी को रिलीज कर दिया। रिलीज करना मतलब समझता है क्या? हाँ, उसकी लाइबिलिटी कैंसिल कर दी, उसकी लाइबिलिटी कैंसिल कर दी। मतलब इन शॉर्ट डी ने कहा भाई तू ये 10,000 रुपए नहीं भी देगा ना तो भी चलेगा, आई डोंट वांट टू टेक मनी फ्रॉम यू। इन शॉर्ट डी ने सी की लाइबिलिटी को कर दिया है रिलीज। डी ने सी की लाइबिलिटी को कर दिया है रिलीज। सवाल ये उठता है, डी ने सी की लाइबिलिटी को तो रिलीज कर दिया है, क्या ए और बी भी रिलीज हो जाएंगे? अगर सी रिलीज हुआ तो ए और बी भी रिलीज हो जाएंगे। दे आर जॉइंटली लायबल टू पे द मनी। जॉइंटली मतलब जिम्मेदारी ए की, बी की, सी की, सभी की थी 30,000 रुपए डी को देने की। ए की, बी की और सी की जॉइंट मतलब सभी की ये जिम्मेदारी थी कि वो मिलकर 30,000 रुपए डी को लौटा दे 1 महीने बाद। डी ने सी को रिलीज कर दिया है। ए और बी कंटिन्यू टू रिमेन लायबल। और अगर सभी की मिलकर जिम्मेदारी थी 30,000 रुपए देने की, और अगर डी ने सी को रिलीज कर दिया है, आपको पता है
अब इससे क्या हो जाएगा? ए और बी अपना अपना 10,000 का तो शेयर देंगे ही, प्लस सी का जो 10,000 का शेयर था वो इक्वल प्रोपोर्शन में बेयर करेंगे. मतलब 5,000 रुपीज ए एंड 5,000 रुपीज बी. 5,000 कैसा है? सी का क्या शेयर था? डिवाइडेड बाय 2 करो. डिवाइड बाय 2 क्यों किया? ए और बी इक्वली बेयर करेंगे. तो मतलब 10 + 5 15,000 क्या ए को देना पड़ेगा और बी को भी क्या 15,000 देना पड़ेगा, क्योंकि उनकी लाइबिलिटी जॉइंट एंड सेवरल है. टोटल अमाउंट तो डी लेके रहेगा सभी से मिलाकर. इंडिविजुअली आपको अपने बीच में क्या खिचड़ी पकानी है आप देख लो, बट डी को तो 30,000 रुपए. बेटा इधर आके समझा दो. तो इसलिए मैं बोल रहा हूं ना, इधर आके आप समझा दो. मैंने क्या बोला डाउट के लिए? 2 बार ऑलरेडी बोला है ना कि अगर डाउट कुछ आ भी रहा है तो अपने पास रखिए. टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन प्लीज आस्क मी द डाउट्स. आई ऑलरेडी टोल्ड यू इट्स अ 1 आवर कॉन्सेप्ट. 1 घंटे में अगर आप सवाल पूछते बैठोगे तो आप कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाओगे और वो कॉन्सेप्ट का डाउट ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा टुवर्ड्स द एंड. सो यू नीड टू वेट. और आप लोग भी, आप तीनों भी. और कुछ डाउट भी है तो मुझे पूछो ना डाउट. पैसे मुझे दिए ना आपने, तो मुझे पूछो डाउट. ओके सो सुनो मेरी बात. बिकॉज देयर लाइबिलिटी इज जॉइंट एंड सेवरल, डी को तो 30,000 रुपए मिलने वाले हैं. आपस में आपको जो करना है आप करिए. डी ने भले ही सी को रिलीज किया है, रिलीजिंग वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसोज इज नॉट गोइंग टू रिलीज द रिमेनिंग. रिलीज of one of the joint promisors is not going to release the others. और उसका जितना पैसा देने का बनता था वो बाकी के promisors देंगे in an equal proportion. तो ए और बी अपना अपना 10,000 का तो शेयर देंगे ही, बट अलॉन्ग विद दैट सी के जो 10,000 रुपए बन रहे थे वो आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. ए 5,000 देगा और बी भी 5,000 रुपए देगा. सो इन टोटलिटी ए 15,000 रुपए डी को देगा और बी भी 15,000 रुपए डी को देगा. दिस इज बिटवीन ए बी सी एंड डी. बट बाद में क्या होगा? ए जो है वो 5,000 रुपए सी से रिकवर कर लेगा और बी जो है वो भी सी से 5,000 रुपए रिकवर करेगा, क्योंकि ए और बी बोलेंगे आपको रिलीज डी ने किया है, हमने नहीं किया है. ओके तो आप डी को भले कुछ मत दो, बट टुवर्ड्स अस यू आर लायबल टू पे 5,000 रुपीज, द अमाउंट दैट वी पेड ऑन योर बिहाफ टू मिस्टर डी. तो इससे क्या हो जाएगा? लॉ मेकर ने सभी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है. ए की भी, बी की भी, सी की भी, अलॉन्ग विद दैट डी की भी इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड है. यस और नो गाइस? सो वन मोर टाइम आई वांट टू टेल यू, रिलीज ऑफ वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसोर्स इज नॉट गोइंग टू रिलीज द अदर्स, एंड दिस रिलीज इज ओनली इफेक्टिव बिटवीन प्रोमिसोर and promisee, not individually between the promisors. क्या बोल रही हूं मैं? पक्का? यहां पे डी ने जो सी को रिलीज किया है ये सिर्फ इन दोनों के बीच में रिलीज लीगली इफेक्टिव है. इट विल नॉट, मतलब हिज लाइबिलिटी विल नॉट गेट रिलीज्ड एज फार एज ए एंड बी आर कंसर्न्ड. सी इज स्टिल लायबल टू ए एंड बी. यस और नो गाइज? आप पैसे लेके मजे कर रहे हो, रीपे नहीं कर रहे हो, रीपे कोई और कर रहा है. दिस इज नॉट करेक्ट.
not even correct according to the principles of natural justice. So that is why towards A and B you continue to remain liable. This is the beauty of joint and several liability. समझ में आ रही है बात? लिख लीजिए एग्जाम्पल नंबर 2. पूनम की बूंदें बरसती है, मौसम इशारा है. हाँ, एक मिनट, एक अच्छा मैशअप है. shining in the sailing इसी का है. sun like a pearl upon the ocean. Come and feel me. फॉरवर्ड करूँ क्या? गाना सुन के हो गया तो Feel me. कि रहने दो. Shining in the sailing sun like a pearl upon the ocean. Come and feel me. Oh, heal me. वैसे तो मन मेरा पहले भी रातों में अक्सर ही चाहत के हाँ सपने संजोता था. पहले भी धड़कन ये धुन कोई गाती थी. डोंट टॉक अमंग्स्ट योरसेल्व्स. अब जो होता है वो पहले न होता था. तेरा होने लगा हूँ, खोने लगा हूँ, जब से मिला हूँ. तेरा होने लगा हूँ, खोने लगा हूँ, जब से मिला हूँ. निगाहों में देखो मेरी जो है Done? बस गया. वो है मिलता तुमसे हूबहू. जाने तेरी आंखें थी या बातें थी वजह. हुए तुम जो दिल की आरज़ू. तुम पास हो के भी, तुम आस हो के भी, एहसास हो के भी अपने नहीं. ऐसे हैं हमको गिले तुमसे न जाने क्यों मीलों के है फासले. तुमसे न जाने क्यों. तू जाने ना, तू जाने ना, तू जाने ना, तू जाने ना. छू तो लिया है ये जिस्म तूने, रूह भी चूम ले. अनफास भीगे भीगे क्यों है मेरे. यूं चूर होके मजबूर होके कतरा कतरा करे. एहसास भीगे भीगे क्यों है मेरे. तो बेखबर भीगे बदन हो बेसबर भीगे बदन ले रहे रात भर Check. रगड़ाइयाँ. बेइंतहा तो तुम क्या कर रहे हो? ओके. ओह, किया शुरू. अभी कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं. केस नंबर 3. केस 3 में अगर आप देखोगे
हमने जो पैसे बोरो किए 30,000 नहीं है, 60,000 है। कितना है? और ये 60,000 2020 में नहीं लिए गए। ए ने 30,000 रुपीज, बी ने 20,000 रुपीज और सी ने 10,000 रुपीज। ओके, सो मनी इज नॉट बोरोड इन एन इक्वल प्रोपोर्शन। 60,000 में से ए ने 30,000 रुपए, बी ने 20,000 रुपए और सी ने 10,000 रुपए बोरो किए हैं। गेटिंग दिस और नो माय डियर फ्रेंड्स? और अब देखो क्या हुआ है, जब रीपेमेंट का समय आया, मिस्टर डी फॉर दिल्ली वेंट टू मिस्टर बी फॉर बॉम्बे, पैसे डिमांड करने के लिए, और दिल्ली ने बॉम्बे को रिलीज कर दिया पेमेंट से। कहा तूने पैसा नहीं भी दिया ना तो भी चलेगा। बट अब आप तो जानते हो डी को तो उसके पूरे के पूरे 60,000 रुपीज मिलने ही हैं। बट अब सवाल ये उठता है कि अब अगर दिल्ली ने बॉम्बे को रिलीज कर दिया है पेमेंट से, ए कितना पैसा देगा और सी कितना पैसा देगा? 40,000, 20,000, 30,000, 30,000, 45,000 या 15,000? क्योंकि स्क्रीन पे ऐसा लिखा है इसलिए ना। तो इक्वल प्रोपोर्शन है तो 30-30 देंगे वो लोग। इक्वल है ना, तो 60 डिवाइडेड बाय 2 30-30। हाँ, बी की लायबिलिटी इक्वली डिवाइड होगी। ऐसा क्यों? एक बार वर्चुअल स्टूडेंट्स का भी आंसर चेक कर दो। ट्वेंटी 40, अच्छा 40-20, 40-20, 40-20, ए ऐसे बहुत सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं। How many of you are saying A is the answer? A is the answer, मतलब 40 and 20 is the answer. Okay, B. Okay, and C? Nobody in favor of C? Oh, none of the above. इसके अलावा भी कोई चौथा आंसर है? ऑल तो नहीं हो सकता, मतलब इस इन फिगर्स के अलावा। Okay. I think majority of y'all are saying A, and the correct answer is also A. Why? Try to understand. देखो, दिल्ली ने बॉम्बे को तो रिलीज कर दिया है। अब ए ने 30,000 रुपए लिए तो ऑब्वियसली बात है ए को अपना तो 30,000 रुपए लौटाना है, सी को भी जो 10,000 उसने लिए है वो तो उसको लौटाना ही है। बट अब बी ने कितने पैसे लिए? 20,000 is a loss, and this loss has to be borne in an equal proportion. This loss has to be borne in an 20,000 को डिवाइडेड बाय 2 करो तो 10,000 का लॉस ए बेयर करेगा और 10,000 का लॉस सी बेयर करेगा। अरे हाँ है ना बच्चों? तो ऐसे करके अब बताओ 30 + 10, ए की लाइबिलिटी कितनी आ जाएगी? 40, और सी की लाइबिलिटी 10 + 10 विल कम टू 20,000 रुपीज। तो ऐसे केस में इस एग्जाम्पल में ए 40,000 देगा और बी 20,000 देगा, सी 20,000 देगा, बी तो हो चुका है रिलीज। ये डी को देने की बात हुई, बट बाद में ए क्या बी से 10,000 ले सकता है और सी भी क्या बी से 10,000 रुपए रिकवर कर सकता है। हाँ या ना बच्चों? क्या बात है, लिख लो एग्जाम्पल। चलो जल्दी जल्दी लिखो, अभी मैं इतना टाइम नहीं दूंगी, आप लोग बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हो लिखने में। बहुत बोर कर रहा है।
एक मिनट यार, ओढ़ के भारी प्रीत की चादर आया तेरे शहर में रांझा तेरा। दुनिया जमाना झूठा फसाना किसी ने ये नहीं बोला मैम 3:1 में बेयर करेंगे? सच्चा मेरा जो 20,000 का लॉस है, कब बोला था आपने? अच्छा, बी के लिए ना। क्यों इनका जवाब गलत और आपका जवाब सही है? क्योंकि सेक्शन क्या कहता है? लॉस विल बी बोर्न इन एन इक्वल प्रोपोर्शन, नॉट इन द प्रोपोर्शन ऑफ द अमाउंट टेकन। तो लॉस इक्वल बेयर होगा, मतलब इक्वल हिस्से हो गए, इसीलिए 3:1 में नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये सवाल मुझे खुश ने भी पूछा है। खुश ग्रोवर, आई होप यू गॉट द आंसर। व्हाई नॉट 3:1? क्योंकि सेक्शन कहता है लॉस इज गोइंग टू बी बोर्न इन एन इक्वल प्रोपोर्शन। ये वाला गाना एक्चुअली नहीं है जो मैं आपको सुनाना चाहती थी, वो सजेस्टेड में पहला आया तो मैंने प्ले कर दिया। चलो, होप यू आर डन विद द राइटिंग पार्ट। अभी तक नहीं हुआ? वर्चुअल बच्चों का तो हो भी गया। विराट कोहली मेरे लेक्चर्स देख रहा है। दर्शन सुराना, पलक, रूबी, खुशी, निकिता, हित भाटिया, तो केस 3 लिया ही क्यों आपने? सेम तो है बेटा। केस 2 में एक्चुअली ए बी सी ने 10-10 हजार रुपए लिए थे। कुछ बच्चे देखो जैसे जिन्होंने बी जवाब दिया था कंफ्यूज हो सकते थे, इसीलिए क्लैरिटी के लिए मैंने केस 3 भी लिया है। अनुभव है ना, यहां पे ये बच्चे गलत हुए, चलेगा। सोचो अगर मैं केस 3 नहीं करती और एग्जामिनेशन में सवाल आ जाता तो ये बच्चों के तो 5 मार्क्स चले जाते ना। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हो गए इंडिया में, इसीलिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया है। अनुभव, आप भरोसा रखो, पिछले 25 सालों से मैं पढ़ा रही हूं बेटा। चलो आ जाइए। अभी किसी ने पूछा भी था मैम इनसॉल्वेंसी का अगर केस होता तो क्या होता, और ये केस 4 को वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। हाँ ठीक है, लिखते वक्त आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, पहले सुन लो। देखो यहां पे हुआ क्या है। चलो यार, फ्यू मिनट्स लेफ्ट। जॉइंट प्रॉमिस ही तो नहीं होगा, प्रॉमिस और का कॉन्सेप्ट तो खत्म कर लेते हैं। ए बी सी 3 जॉइंट प्रॉमिसर्स है जिन्होंने डी से 30,000 रुपए लिए हैं। ए ने 10, बी ने 10 और सी ने भी 10,000 रुपए लिए हैं। अनफॉर्चुनेटली पैसा लेने के बाद और रीपेमेंट के पहले बी इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट समझता है ना, दिवाला निकल गया। किसी की एसेट्स हो गई कम और लायबिलिटीज हो गई ज्यादा, और जब उसकी एसेट्स और लायबिलिटीज को कैलकुलेट किया पता चला ओनली 50 पैसे इन अ रूपी वॉज रिकवरेबल। ओनली 50 पैसे इन अ रूपी वॉज रिकवरेबल। तो मतलब 10,000 में से बी कितना दे सकता है? बी का शेयर एक्चुअली 10,000 था, बट औकात ही नहीं है उसकी उतनी। पैसा कितना दे सकता है? 5,000। मतलब क्या 5,000 का लॉस है।
दिस लॉस आप लोग जानते हो सेक्शन क्या कहता है, विल बी बोर्न बाय ए एंड सी इक्वली. मतलब ए को कितना देना पड़ेगा? 5,000. 5,000 डिवाइडेड बाय 2, 2,500. और सी को कितना देना पड़ेगा? ए मतलब अपना 10,000 और 2,500 बी का, मतलब 12,500. सी भी अपना खुद का शेयर 10,000 और बी का इंसॉल्वेंसी का लॉस 2,500, मतलब 12,500. क्या सी को भी देना पड़ेगा? क्या डी को अपने पूरे के पूरे 30,000 रुपए मिल गए? इस केस में सिर्फ अलग ये होगा, ए और सी अनफॉर्चुनेटली बी से 2,500 रिकवर नहीं, ये उनका इंडिविजुअल लेवल पे बैड डेट लॉस हो जाएगा. आई बात समझ में? अब बिजनेस अगर कर रहे हो साथ में तो थोड़ा रिस्क आपको लेके ही चलना पड़ता है. हर बार सिक्सर लगे जरूरी नहीं है, कभी कभी आउट भी हो सकते हो. तो यहां पे ए और सी unfortunately will have to bear these bad debt losses. Yes or no, guys? लिख लो. And this case is really very, 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 very important. Okay, done? डन? कर क्या रहे हो आप लोग इतना हल्लू हल्लू? नवीन पूछ रहा है मैम बी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स पे नहीं करेंगे क्या? लीगल रिप्रेजेंटेटिव का रोल तभी आता है जब किसी की डेथ हो जाती है. फिर भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनली कभी लायबल नहीं होता है, ओनली फ्रॉम द एस्टेट. एस्टेट तो है ही नहीं बेचारे के पास. ₹5,000 कैसे आए? स्वाति को कोई समझाएगा? बेटा 10,000 रुपए में से 5,000 भी खुद पे करेगा, तो कितना पैसा बचा हुआ है? 10,000 minus 5,000 is 5,000. स्वाति जी, okay, I'm assuming that you all are done with the writing part. एक बार रीडिंग कर लेते हैं, फिर आपके डाउट्स जो हो गए हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? नहीं तो अभी वो 5th केस जो है वो जॉइंट प्रोमिसी का है ना, नहीं होगा आज, समय नहीं है ना इतना. आ जाइए. जॉइंट प्रोमिसोस, पेज नंबर इज 87. When 2 or more persons have made a joint promise, all such persons must jointly fulfill the promise. ए, बी और सी तीनों को मिलकर ये पैसा क्या डी को देना पड़ेगा? आप ही खुद बताओ. इफ वन ऑफ देम डाइज, ए की डेथ हो गई,
उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव must jointly with the surviving promisors fulfill the promise. अच्छा, if all of them die, सारे के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स मस्ट फुलफिल द प्रॉमिस जॉइंटली. हाँ है ना? एग्जाम्पल 12 सब लोग एक साथ एक आवाज में रीड करेंगे. आई ऑल्सो वॉन्ट द गुरुकुल किड्स टू रीड. कम ऑन गाइज, इन वन वॉइस नाउ. जॉइंटली प्रॉमिस टू पे 6 lakhs to must jointly perform the. If A dies before perform, then his legal representative with B and C perform the. If all the three die before performance, then the legal. समझ में आ गया? डिस्टिंक्शन तो हमारा कल होगा. लाइबिलिटी ऑफ ज्वाइंट प्रोमिसोर एंड प्रोमिसी. पहला वाला पैराग्राफ आप डिलीट कर दो, हम लोग एनालिसिस पार्ट रीड कर रहे हैं. देखो, एवरीथिंग इज ऑलरेडी डन, दैट टू विद एग्जाम्पल्स. वी आर जस्ट रीडिंग इट सो दैट आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ लॉ सब समझ में आ रहा है. इफ 2 or more persons made a joint promise, all of them during their lifetime must jointly fulfill the promise. वापस वही चीज लिखी हुई है. After the death of anyone, his legal representative jointly with the survivor shall do so. After the death of the last survivor, after the death of the last survivor, in short, all of them die. हाँ या ना? सभी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव मस्ट फुलफिल द प्रॉमिस. कुछ भी नया नहीं लिखा है, जो ऊपर लिखा था वही यहां पे लिखा हुआ है. वही एग्जाम्पल भी है जिसमें एक्सीडेंट में XYZ सबकी डेथ हो जाती है, तो सभी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव विल फुलफिल द प्रॉमिस. बट अब देखो, when 2 or more persons make a joint promise and the promisee compels anyone. आज हो क्या गया आप लोगों को? 2 or more persons make a joint promise, मतलब क्या joint promisors का केस है, बट promisee कंपेल कर रहा है एक ही को पेमेंट देने के लिए to perform the whole of the promise. तो वो बंदे को क्या पूरा का पूरा पैसा देना पड़ेगा? वो बंदे को पूरा का पूरा पैसा देना पड़ेगा. Each of the 2 or more joint promisors may compel every other joint promisor to contribute equally with himself to the performance of the promise. Underline contribute equally, contribute equally, contribute equally. किसने पूछा था ना मैम 3:1 क्यों नहीं? सेक्शन कहता है इक्वली आपको ये पेमेंट देना पड़ेगा. इन अदर वर्ड्स, वापस से वही इन अदर वर्ड्स वही चीज लिखा है. इफ वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर्स इज मेड टू परफॉर्म द होल कॉन्ट्रैक्ट, उसको तो होल कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पड़ेगा, बट देन ही कैन कॉल फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम. तो अगर बी के पास गए, बी को पूरा का पूरा पेमेंट देना पड़ेगा, बट बाद में वो ए और सी से पैसा रिकवर कर सकता है. डी अगर चाहे ए के पास भी जा सकता है, डी अगर चाहे तो सी के पास भी जा सकता है, और इनको फिर पूरा कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा. बाद में भले ही वो बाकी के लोगों से ले ले, बट आज आपको पूरा कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा. अगेन वन मोर टाइम, सी द रिमेनिंग जॉइंट प्रोमिसर्स must bear the loss, must bear the loss, must bear the loss in equal shares, in equal shares. देखो तो एग्जाम्पल नंबर 14, 15, 16. A, B, C ने जॉइंटली प्रॉमिस किया है डी को 3 लाख देने के लिए.
डी में ईदर कंपेल ए और बी और सी टू पे 3 lakhs, 1 lakh नहीं, होल ऑफ द डेट. हाँ है ना. एग्जाम्पल 15, ए बी सी अंडर अ जॉइंट प्रॉमिस to pay D 3 lakhs. C is unable to pay anything. A is compelled to pay the whole. क्या A को पूरा 3 लाख देना पड़ेगा? अरे देना पड़ेगा नहीं. A को क्या पूरे 3 लाख रुपए D को देने पड़ेंगे? बट अब देखो ना यहाँ पे C is unable to pay anything. इंसॉल्वेंट हो गया बंदा. A जो है B से कितना रिकवर कर पाएगा? 1,50,000. कैसे 1,50,000? B का खुद का शेयर 1 लाख, C का 1 लाख का लॉस हो गया, A 50,000 और B 50,000. आज तो A ने पूरे के पूरे 3 लाख दे दिए हैं, तो मतलब वो 1.5 लाख क्या B से ले सकता है. समझा क्या? समझ रहा ना. एक्स वाई जेड, ये कोई भी एग्जाम्पल के लिए 2-2, 3-3 मार्क का सवाल आ सकता है, इसलिए मैं एग्जाम्पल भी रीड कर ले रही हूं. जॉइंटली प्रॉमिस टू पे 6,000 टू ए. ए में कंपेल ईदर एक्स और वाई और जेड टू पे द अमाउंट. इफ जेड इज कंपेल्ड टू पे द होल अमाउंट एंड एक्स इज इंसॉल्वेंट but his assets are sufficient to pay 1/2 of his debts, what will happen? हाफ तो वो दे देगा और बाकी का हाफ बाकी 2 लोग इक्वल प्रोपोर्शन में बेयर करेगी या नहीं? क्या ये सारे पॉइंट्स हमारे हुए? इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसोर. बताओ. A release of one of the joint promissor will not discharge the other joint promissors. कुछ याद आया? D ने B को रिलीज किया है, A और C भी रिलीज हो जाएंगे from responsibility to the other joint promissors. कोई आई बात समझ में? हाँ या ना? तो रीड करो. तो एग्जाम्पल 17 सब लोग साथ में. हो गया झालं. A, B and C jointly promised to pay 9 lakh to D. D released A. Release of A does not discharge B and C. जहां तक डी की बात है, क्या पूरे 9 लाख मिलेंगे? और यहां पे आपने भले ही इस बंदे को रिलीज किया है ए को, बट ए इज रिलीज ओनली एज रिगार्ड डी, नॉट एज रिगार्ड बी एंड सी. बी और सी को तो पैसे देने पड़ेंगे. हाँ या ना? सो ही रिमेन्स लायबल टू बी एंड सी. यस और नो गाइस? सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट प्रोमिसेस, succession and assignment will be done tomorrow. Thank you so much. See you tomorrow. Bye bye. Now you can ask me your doubts. आपको भी कुछ डाउट्स थे तो मुझे पूछ सकते हो. आप लोग आपस में बातें कर रहे थे. आ जाइए बेटा. Thank you. Tomorrow we have class. I'll tell you, if possible I'll take it in the morning only. Let's see. I will let you know, but tomorrow we are having class. Those अच्छा 1 minute रुक जा. Bye bye virtual students.